दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया। अब दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। ताजा बढ़ोतरी में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ और डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे बढ़ाए गए। ये सिर्फ पेट्रोल पंप की खबर नहीं है, दरअसल ये हर उस मध्यम वर्ग की खबर है जिसकी तनख्वाह महीने में एक बार आती है, लेकिन खर्च रोज दरवाजा खटखटाते हैं। पेट्रोल पंप की मशीन दरअसल बेरहम होती है। ना आपके घर का बजट जानती है, ना ईएमआई, ना बच्चों की फीस, ना महीने के आखिरी हफ्ते की तंगी। बस नंबर दिखाती है और ये नंबर सिर्फ टंकी नहीं भरते, देश की अर्थव्यवस्था का तापमान बताते हैं। पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ी चलाने वाला परेशान होता है, लेकिन जब डीजल महंगा होता है तो पूरा देश धीरे धीरे महंगा होने लगता है, क्योंकि डीजल सिर्फ गाड़ी में नहीं जलता, डीजल अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ता है। खेत से मंडी, मंडी से शहर, शहर से दुकान, हर रास्ते में डीजल खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज कहानी पेट्रोल डीजल के दाम की नहीं है, आज कहानी उस सवाल की है जो पंप पर खड़ा हर आदमी खुद से पूछ रहा है। 4 साल तक दाम क्यों नहीं बढ़े? अब अचानक बोझ इतनी तेजी से जेब पर क्यों आ पहुंचा? कच्चा तेल पहले भी महंगा हुआ था, तब सरकार ने कैसे संभाल लिया? तो फिर इस बार क्या बदल गया? आज इसी पहेली को सुलझाएंगे 5 सवालों में। पहला सवाल, 4 साल तक दाम रुके कैसे रहे? भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कागज पर बाजार से जुड़े हैं। कच्चा तेल महंगा हो तो दाम बढ़ने चाहिए, कच्चा तेल सस्ता हो तो दाम घटने चाहिए, लेकिन जमीन पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। पेट्रोल पंप और चुनावी कैलेंडर का रिश्ता पुराना है। चुनाव सामने हो तो कीमतें रोकना सरकार के लिए सुविधाजनक हो जाता है। जनता को तत्काल राहत मिलती है, गुस्सा कम होता है, सरकार पर दबाव कम होता है, लेकिन बोझ खत्म नहीं होता, ये कहीं जमा हो रहा होता है। कभी तेल कंपनियों की किताबों में, कभी सरकार के बजट में, कभी आने वाली महंगाई में। इस बार बड़ा चुनावी दबाव कम था, इसलिए वो फैसला लिया गया जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था। राजनीति की बात सिर्फ इतनी ही। अब दूसरा सवाल, कच्चा तेल पहले भी महंगा हुआ था, तब सरकार ने कैसे संभाल लिया? सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम देश के ईंधन बाजार में बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब बाहर कच्चा तेल महंगा होता है और देश में दाम नहीं बढ़ते, तो ये कंपनियां लागत से कम कीमत पर पेट्रोल डीजल बेचती हैं। इसे अंडर रिकवरी कहते हैं। आसान भाषा में समझिए, 1 लीटर ईंधन की लागत 100 रुपए है, अगर वही 90 रुपए बिक रहा है तो 10 रुपए का फर्क कोई तो भर ही रहा होगा। ग्राहक नहीं भरेगा तो तेल कंपनियां भरेंगी, तेल कंपनियां नहीं भरेंगी तो सरकार मदद करेगी, सरकार मदद करेगी तो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। यही खेल 4 साल तक चलता रहा। कभी तेल कंपनियों ने घाटा झेला, कभी सरकार ने टैक्स घटाकर दबाव कम किया, कभी रूस से सस्ता तेल मिला तो कभी कीमतें रोककर जनता को तत्काल झटका लगने से बचाया गया। यानी दाम नहीं बढ़े इसका यह मतलब नहीं लागत नहीं बढ़ी, लागत बढ़ी, बस उसका बोझ आगे सरकता रहा। मार्च में सरकार ने बताया था कि कच्चा तेल करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल पहुंच गया। करीब 1 महीने में 75% की छलांग। उस समय सरकारी तेल कंपनियों का रोजाना घाटा करीब 2400 करोड़ रुपए पहुंच गया था। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर घटाया, लेकिन ये राहत पंप पर बड़ी कटौती बनकर नहीं आई। सरकार ने कहा पंप की कीमतें नहीं बदलेंगी, टैक्स कटौती से तेल कंपनियों का घाटा सोखा जाएगा। यानी जनता को झटका रोकने की कोशिश हुई, लेकिन राहत सीधे जेब में नहीं आई, फिर भी घाटा बचा रहा। जब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, तब भी सरकारी तेल कंपनियों का रोजाना घाटा करीब 750 करोड़ रुपए बताया गया। अब बीते 11 दिनों में 4 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी भी रोजाना 600 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है। अब सवाल साफ है, अगर दाम ना बढ़ते तो तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता, अगर सरकार सब्सिडी देती तो बजट पर बोझ बढ़ता, अगर टैक्स और घटता तो सरकार की कमाई घटती। यहीं से दाम बढ़ाने की मजबूरी बन गई। लेकिन इस बार सिर्फ घाटा वजह नहीं था। तीसरा सवाल, इस बार दुनिया में ऐसा क्या बदला? जवाब है होर्मुज का रास्ता।
नक्शे पर यह एक पतली सी जलधारा है, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन इसी पतली जलधारा से दुनिया की ऊर्जा की बहुत मोटी नस गुजरती है। अमेरिका की ऊर्जा एजेंसी की माने तो 2024 में इस रास्ते से रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरा। ये दुनिया की कुल पेट्रोलियम खपत का करीब 20% है। समुद्री रास्ते से होने वाले वैश्विक तेल कारोबार का 1/4 से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से जुड़ा है। दुनिया की प्राकृतिक गैस यानी LNG का भी बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अब सबसे अहम बात, इस रास्ते से जाने वाला बड़ा हिस्सा एशिया आता है, यानी चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया। यानी होर्मुज में संकट है तो अमेरिका सुर्खियां पड़ रहा है, यूरोप बाजार देख रहा है, लेकिन एशिया बिल चुका रहा है। भारत भी उसी एशिया का हिस्सा है। अब सोचिए, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ये सभी इसी इलाके से जुड़े हैं जो ऊर्जा के बड़े खिलाड़ी हैं। कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन हैं, लेकिन वे पूरे प्रवाह को नहीं संभाल सकती। एक तरफ रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल का रास्ता और दूसरी तरफ सीमित विकल्प। इसलिए तेल बाजार डरता है और तेल बाजार में यही डर कीमत बन जाता है। बीमा खर्च बढ़ता है, जहाज देर से चलते हैं, जहाज कंपनियां जोखिम का अतिरिक्त पैसा मांगती हैं, तेल खरीदने वाले देश भंडार बढ़ाने लगते हैं। यही वजह है कि बड़े वैश्विक संस्थान अपने अनुमान बदलने लगे हैं। बार्कलेज ने कहा कि 2026 के लिए ब्रेंट कच्चे तेल का अनुमान $85 से बढ़ाकर $100 किया जाता है। सिटी ने ऐसी स्थिति में $150 प्रति बैरल तक की आशंका जताई अगर होर्मुज से तेल का प्रवाह जून के अंत तक प्रभावित रहता है। वुड मैकेंजी ने सबसे खराब स्थिति में $200 प्रति बैरल के अनुमान तैरा दिए। चेतावनी बड़ी थी, ये भविष्यवाणी नहीं, दरअसल चेतावनी है। लेकिन तेल बाजार में चेतावनी भी मुफ्त नहीं आती, क्योंकि कीमत सिर्फ आज की आपूर्ति से नहीं बनती, कीमत डर से भी बनती है। यहाँ एक और बात समझिए, कुछ महीने पहले तक दुनिया में तेल की अधिकता की बात हो रही थी। कहा जा रहा था मांग से ज्यादा आपूर्ति आ सकती है, लेकिन युद्ध ने बता दिया कागज पर सरप्लस और जहाज तक पहुंचने वाला तेल 2 अलग चीजें हैं। अगर रास्ता बंद है, बीमा महंगा है, जहाज अटके हैं और खाड़ी का तेल बाहर नहीं निकल रहा, तो सरप्लस सिर्फ कागज में रहता है, पंप तक नहीं पहुंचता। अब भारत की दिक्कत दोहरी है। भारत कच्चा तेल डॉलर में खरीदता है, इसलिए हमारे लिए कच्चे तेल का असली भाव सिर्फ $100 या $110 नहीं है। असली सवाल है डॉलर कितने रुपए का है। कच्चा तेल महंगा हो और रुपया मजबूत हो तो चोट कम लगती है, लेकिन कच्चा तेल महंगा हो, रुपया कमजोर हो तो चोट 2 गुनी हो जाती है। मई में रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक फिसल गया, $1 $96 से ज्यादा का हो गया। मतलब भारत महंगा तेल खरीद रहा था और उस महंगे तेल के लिए महंगा डॉलर भी लेना पड़ रहा था। ये वैसा ही है कि बाजार में आटा भी महंगा हो जाए और आपके जेब में रखे नोट की ताकत भी घट जाए। अब आते हैं चौथे सवाल पर, सबसे चुभता हुआ सवाल। रूस से सस्ता तेल आया तो जनता को राहत क्यों नहीं मिली? रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से रियायती कच्चा तेल खरीदा। ये भारत की ऊर्जा कूटनीति का बड़ा कदम था। देश को सस्ता कच्चा तेल मिला, रिफाइनरी कंपनियों को फायदा मिला, विदेशी मुद्रा भंडार की बचत हुई। भारत ने वैश्विक दबावों के बीच अपने हित के हिसाब से रास्ता निकाला। यहां तक कहानी ठीक थी, लेकिन आम आदमी का सवाल यहां से आगे शुरू होता है। अगर सस्ता कच्चा तेल आया तो पेट्रोल पंप पर राहत क्यों नहीं आई? क्योंकि उसी दौर में सरकारी कंपनियों के नतीजे बहुत मजबूत हुए। वित्त वर्ष 23-24 में सरकारी तेल कंपनियों का संयुक्त मुनाफा करीब 86,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, लेकिन पंप पर जनता के हिस्से आया स्थिर कीमतों का सांत्वना पुरस्कार। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया, भारत पेट्रोलियम का मुनाफा कई गुना बढ़ा, इंडियन ऑयल ने भी मजबूत प्रदर्शन दिखाया। यानी जब कच्चा तेल सस्ता पड़ा, रूस ने रियायती तेल दिया, जब कंपनियों की कमाई सुधरी, तब मध्यम वर्ग को पंप पर बड़ी राहत महसूस नहीं हुई। सरकार और कंपनियों का तर्क हो सकता है पहले से घाटे की भरपाई करनी थी। बात में दम है, लेकिन आम आदमी का अनुभव भी झूठा नहीं है। उसने देखा सस्ता तेल आया तो कीमतें कम नहीं हुई, महंगा तेल आया तो बोझ तुरंत जेब तक पहुंच गया। यहीं से इस कहानी का सबसे तीखा सवाल निकलता है, क्या तेल की इस कहानी में घाटा जनता का और मुनाफा कंपनियों का हो गया? जब नुकसान हो तो जनता साझेदार, जब मुनाफा हो तो जनता दर्शक।
राहत समझानी पड़ी, दर्द महसूस हो गया। और जब राहत समझानी पड़े और दर्द महसूस हो जाए तो सवाल उठेगा ही। अब पांचवा सवाल, ये महंगाई कहां तक जाएगी? पेट्रोल महंगा होगा तो स्कूटर, बाइक, कार चलाने वाले सीधे प्रभावित होंगे, लेकिन डीजल महंगा होगा तो असर बड़ा होगा, क्योंकि भारत में माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा सड़क से होता है। खेत से मंडी, मंडी से शहर, शहर से दुकान, हर कड़ी में डीजल है और अब असर दिखने लगा है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डीजल की किल्लत और दाम बढ़ने से माल भाड़े पर दबाव बढ़ा है। करीब 20% तक ट्रक सड़क से हटे हैं। डीजल ट्रक ऑपरेटर्स की लागत का करीब 40 से 45% हिस्सा होता है। पश्चिम से उत्तर भारत जैसे अहम रास्तों पर माल भाड़ा 10 से 15% तक बढ़ा बताया गया। इसका मतलब समझिए, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो दुकान पर दाम बदलेंगे, दाम बदलेंगे तो रसोई का हिसाब बिगड़ेगा। यही परोक्ष महंगाई है जो पेट्रोल पंप से शुरू होकर आपकी थाली तक पहुंचती है। अभी खुदरा महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही। अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई 3.48% रही, खाद्य महंगाई 4.20% थी। ये आरबीआई के लक्ष्य के अंदर है, लेकिन खतरा आगे का है। कच्चा तेल महंगा है, रुपया कमज़ोर है, माल भाड़ा बढ़ रहा है और मॉनसून पर चिंता है। मौसम विभाग के पहले अनुमान के मुताबिक 2026 का दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य से कमज़ोर रह सकता है। बारिश लंबी अवधि के औसत की 92% रहने का अनुमान है। कमज़ोर मॉनसून का मतलब है खेती पर दबाव, खेती पर दबाव का मतलब है खाने पीने की चीज़ों पर दबाव। और अगर खाद्य महंगाई के ऊपर तेल की महंगाई बैठ गई तो आम आदमी की थाली और महंगी हो सकती है। अब इस पूरी कहानी का सार समझिए। 4 साल दाम इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि सरकार ने झटका रोकने की कोशिश की। तेल कंपनियों ने घाटा झेला, सरकार ने टैक्स घटाया, रूस से सस्ता तेल आया और कीमतों को थामे रखा गया। लेकिन इस बार कुशन छोटे पड़ गए। कच्चा तेल महंगा है, हुर्मुज का रास्ता डरा रहा है, रुपया कमज़ोर है, तेल कंपनियों का घाटा है, माल भाड़ा चढ़ रहा है, मॉनसून कमज़ोर दिख रहा है, इसलिए दाम बढ़े हैं। लेकिन आम आदमी का सवाल फिर भी बचा है। जब कंपनियां घाटे में थीं तब जनता से कहा गया समझिए मजबूरी है। जब कंपनियां मुनाफे में थीं तब जनता से नहीं कहा गया लीजिए आपकी राहत है। यही टीस है। पेट्रोल 100 रुपए के पार जाना सिर्फ सुर्खी नहीं, ये उस मध्यम वर्ग की बेचैनी है जो तनख्वाह आने से पहले खर्चों की लाइन लगती देखता है। सरकार के लिए ये सरकारी खजाने, ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। तेल कंपनियों के लिए ये हिसाब किताब का सवाल है। लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत सीधा सवाल है कि महीने का खर्च कैसे संभलेगा। अगर पेट्रोल डीजल की आग सिर्फ पंप तक रहे तो बात संभल सकती है, लेकिन अगर ये आग मंडी, किराया, स्कूल बस, ईएमआई, रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी तक फैल गई तो ये सिर्फ ईंधन की बढ़ोतरी नहीं रहेगी, ये जीवन यापन की नई लड़ाई बन जाएगी। और यही आज की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी है। आज क्लियर कट में इतना ही। आप देखते रहिए अमर उजाला बोनस। नमस्कार।